हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। उन लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि इंस्ट्रूमेंट की जो है वीडियो बना दी जाए, तो कंप्लीट सिलेबस की ही वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, उसमें परिभाषाएं जो है ग्राम, मूर्छना, गमक, कर्ण, सूत, घसीट। तो सबसे पहले हम ग्राम की परिभाषा देखते हैं। 7 स्वरों का जो समूह है वो ग्राम कहलाता है। ग्राम के जो है 3 प्रकार होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। मूर्छना की परिभाषा है 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोह अवरोह को जो है मूर्छना कहा जाता है। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है और एक ग्राम से जो है 7 मूर्छनाएं बनती हैं, इसलिए तीनों ग्राम से जो है 21 मूर्छनाएं बनती हैं। नेक्स्ट परिभाषा है गमक। गमक का मतलब होता है कंपन से, ठीक है। तो गमक जो है एक विशेष प्रकार के कंप को कहते हैं जो श्रोता यानी कि सुनने वालों के चित्त यानी कि हृदय के लिए सुखदायी है। गमक के प्राचीन काल में 15 प्रकार माने गए थे, जैसे कंपित, आंदोलित, आहत, प्लावज। एक दो के नाम आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कर्ण की। किसी भी मूल स्वर का उच्चारण करते समय जब हम उसके आगे या पीछे वाले स्वर को स्पर्श करते हैं तो हमारा कर्ण स्वर कहलाता है। कर्ण स्वर के 2 प्रकार होते हैं, पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण। कर्ण स्वर को स्पर्श स्वर इसलिए कहा जाता है जब हम किसी भी मूल स्वर वो होता है जिस स्वर को हम गा रहे हैं। मान लो हम सा स्वर को गा रहे हैं तो ये हमारा मूल स्वर है। रे स्वर को गाएंगे तो रे स्वर को है, और इसके आगे या पीछे वाले स्वर को सिर्फ स्पर्श करेंगे तो हमारा कर्ण स्वर कहलाता है। नेक्स्ट है सूत। जिन वाद्यों में तार खींचा नहीं जाता अपितु उसमें बाएं हाथ की उंगली को तार पर सरका कर इच्छित स्वर तक, जहां तक हमारी इच्छा है उस स्वर तक की मील लेने को जो है सूत कहते हैं। देखो, जिन वाद्यों में तार को खींचा नहीं जाता है तो ऐसे वाद्य हैं आपके सरोद और वायलिन। उसमें क्या किया जाता है, बाएं हाथ की उंगली को तार पर सरकाया जाता है और इच्छित किसी भी मर्जी स्वर तक जो हमें मील लेनी है उसे हम सूत कहते हैं। और ये प्रक्रिया सरोद, वायलिन आदि वाद्यों पर जो है की जाती है। अब घसीट क्या है? घसीट जो है तार वाले वाद्यों पर की जाती है और घसीट का शाब्दिक अर्थ होता है घसीटना। सितार में जब एक स्वर से दूसरे स्वर तक घसीट कर जाते हैं और बीच के सभी स्वर जो क्रमशः स्पर्श होते जाए तो उसे हम घसीट कहते हैं। क्लियर? सेकेंड यूनिट है हमारी जीवन पीछे की। इलायत खाका, मुश्ताक अली खाका और अलाउद्दीन खाका। तो तीनों जीवन पीछे ही हम पढ़ेंगे। इनका जन्म 16 जून सन 1895 में हुआ था और इनके पिता की मृत्यु के बाद जो है इनायत खां इंदौर दरबार छोड़कर कलकत्ता चले गए, लेकिन उनके भाई जो वहीद खां थे वो इंदौर में ही रहे। इनायत खां एक महान कलाकार थे, यद्यपि वे संगीत के क्षेत्र में अपने पिता की संगीत प्रतिभा के प्रतिरूप ही थे। मतलब अपने पिता के ही वो एक संगीत प्रतिभा के प्रतिरूप थे, मतलब पिता के जैसे ही एक रूप लगा लो उनका। कलकत्ता में सितार तथा सुरबहार को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र के रूप में प्रचलित करने का जो श्रेय है वो इनायत खां को ही जाता है। देखो, कलकत्ता में जो है प्रचार प्रसार किया था सितार और सुरबहार का, वो इनायत खां को इसका श्रेय दिया गया। इनायत खां अपने ज्येष्ठ पुत्र विलायत खां के साथ प्रयाग में सन 1938 में आयोजित एक विशाल संगीत सम्मेलन में जो है भाग लेने गए। वहां वे ज्वर के शिकार हो गए, बुखार हो गया उनको, और उनकी जगह उनके पुत्र विलायत खां ने सितार बजाया। प्रयाग से कलकत्ता लौटते समय रेल में ही जो है इनायत खां अचेत हो गए, मतलब ये कह सकते हैं कि बेहोश हो गए। कलकत्ता से लौटते ही 11 नवंबर सन 1938 को प्रातः 4 बजे इनका निधन हो गया। उस समय विलायत खां की अवस्था केवल 11 वर्षीय तथा इमरत खां जो थे छोटे भाई की अवस्था लगभग 5-6 वर्ष की थी। मतलब ये 11 साल के थे विलायत खां उनके पुत्र यानी कि, और इमरत खां भी 5-6 वर्ष के थे। पिता इमदाद खां ने तो केवल मम्मन खां को ही अपने शिष्य के रूप में छोड़ा था, मतलब अपना एक मम्मन खां को ही शिष्य बनाया था, लेकिन इनायत खां ने अपने असंख्य शिष्य बनाए थे, जिनमें से एक पुत्र विलायत खां ने सितार के क्षेत्र में विश्वव्यापी यश जो है अर्जित किया। विलायत खां का नाम बहुत ज़्यादा सितार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मुश्ताक अली खां। इनका जन्म बनारस में 20 जून सन 1911 को हुआ था। ये संगीतज्ञों के उस प्रसिद्ध घराने से थे जिसकी परंपरा जो है सैन्य घराने के प्रवर्तक यशस्वी नायक से जा मिलती है। वारिस अली खां बीनकार, अकबर अली खां टप्पा गायक थे, निसार अली खां ध्रुपद गाते थे और सादक अली खां जो है बेजोड़ ख्याल यानी कि ख्याल गाते थे। इनके पुरखों में से ही थे, मतलब इनके फैमिली से ही थे। चारों कलाकार जो है तत्कालीन सम्राट बहादुर शाह के साथ बनारस तक आए थे और फिर वहीं बस गए थे। तभी से इन्हें बनारस
बनारस का ही कहा जाने लगा। मुश्ताक अली के पिता आशिक अली खां प्रसिद्ध सितारिया थे, जो सैनिया घराने के मान्य कलाकार बरकतुल्लाह के शिष्य थे। मुश्ताक अली खां की प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने पिता से ही प्रारंभ हुई और 15 से 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सितार बजाने में अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। सुर बहार बजाने में भी ये प्रवीण हो गए थे और 21 जुलाई 1989 यानी कि 1989 को कलकत्ता में जो है इनकी मृत्यु होगी। आकाशवाणी से दिल्ली केंद्र में प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा भारत के संगीत समारोह में भाग लेकर मुश्ताक अली खान ने जो है प्रसिद्धि प्राप्त की थी और सन 1969 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला था और इनके शिष्यों में देबू चौधरी का नाम जो है उल्लेखनीय है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है हमारा अलाउद्दीन खां का, और इस जीवन परिचय को तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ करके जाएं। इनका जन्म सन 1881 में त्रिपुरा जिला के अशीरपुर नामक गांव में हुआ। उस्ताद की इनकी जन्म तिथि के बारे में मतभेद है। अधिक विद्वानों के अनुसार 8 अक्टूबर 1862 को जो है इनका जन्म माना गया है। इनके पिता का नाम साधु खां, जो कि स्वभाव से अत्यंत विनम्र थे, शांत थे और संगीत प्रेमी थे। इन्होंने ध्रुपद धमार की लगभग 3000 चीजों का संग्रह किया, जिनमें से इनको 1200 के करीब इन्हें याद थे। इनका स्वभाव अत्यंत विनयशील और उदार था। इन्होंने इटली, फ्रांस और अमेरिका इत्यादि का भ्रमण भी किया। इनका संगीत ज्ञान केवल सरोद तक ही सीमित न रहकर संगीत के सभी पक्षों की ओर था। मुसलमान होते हुए भी इन सात्विक शाकाहारी जीवन जो है ये व्यतीत करते थे और अपने संग्रहित विद्या को प्रदान करने में अत्यंत उदार थे। किसी भी विद्यार्थी को वो निराश नहीं करते थे और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस्ताद अलाउद्दीन खां को 1000 रुपये एवं एक दुशाला देकर जो है सम्मानित किया था। इनको भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था और इनका निधन जो है सन 1972 को हुआ था। नेक्स्ट जो है हमारी थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारा संगीत परिजात ग्रंथ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो संगीत परिजात ग्रंथ पंडित अहोबल ने लिखा था। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण था। सन 1650 में जो है संगीत परिजात ग्रंथ लिखा गया। इन्होंने 122 रागों का वर्णन जो है अपने ग्रंथ में किया। आगे है कि संगीत परिजात ग्रंथ में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि निम्नलिखित का वर्णन किया गया है। तो श्रुति, इन्होंने जो श्रुतियों की संख्या मानी वो 22 मानी थी और स्वर जो है इन्होंने कुल 29 माने थे, 7 शुद्ध स्वर माने थे और 22 जो है हमारे विकृत स्वर माने थे। श्रुति स्वर भेद, मतलब श्रुति स्वर में क्या अंतर है। जो ध्वनि राग में प्रयोग हो जाती है वो स्वर कहलाती है और जो ध्वनि राग में प्रयोग नहीं होती है वो श्रुति कहलाती है। नेक्स्ट है वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। तो पंडित अहोबल ही ऐसे प्रथम ग्रंथकार थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अलंकार की परिभाषा। अलंकार क्या होता है? जब हम स्वरों को क्रम से गाते हैं तो क्रमानुसार स्वरों का संदर्भ, संगठन, गफन, इनका मतलब समूह ही होता है। तो क्रमानुसार स्वरों का समूह जो है अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट है ग्राम। तो 7 स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम के 3 प्रकार होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। नेक्स्ट है मूर्छना। जब स्वरों का आरोह अवरोह होता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। मेल रागों को उत्पन्न करने की जो शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम था। मेल से क्या होता है? रागों की उत्पत्ति होती है और आज के टाइम में मेल की जगह हम थाट शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। पंडित अहोबल ने कुल 500 श्लोक लिखे। संगीत परिजात ग्रंथ जो है आधुनिक संगीत से बहुत हद तक संबंध रखता है। वास्तव में हम अहोबल की संगीत देन को जो है कभी नहीं भुला सकते। तो इस परिचय को आप बहुत अच्छे से करके जाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको छोड़ेंगे मत बिल्कुल भी। 4th यूनिट है हमारी सितार के तार को मिलाने की विधि। वैसे आपका जो टॉपिक है वो ये है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जो आपने इंस्ट्रूमेंट ले रखा है उसको मिलाने की विधि बतानी है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आप मच बेटर तानपुरे से ज़्यादा सितार के बारे में लिख कर जाइए। अदरवाइज मैं यही कहूँगी कि आप 100% अपना दे करके आएँ और कोई भी एक किंतु परंतु ना करें, तो सितार के तार को मिलाने की विधि ही करके जाए। तो सितार में कुल आपके 7 तार होते हैं। तो मैंने 7 तारों का क्रम जो है एक साथ लिख दिया जिससे आपको डाउट ना हो, क्योंकि इधर से देख करके आप बड़े इजी इसमें लिख सकते हैं। यही लाइनें ही इसको बना के लिखनी होती हैं। तो सितार का जो पहला तार है वो मंद्र सप्तक के म से मिलाया जाता है। दूसरा तार भी मंद्र सप्तक के सा से मिलाया जाता है। जिन स्वरों के नीचे बिंदु है वो मंद्र सप्तक के हैं। तीसरा तार भी आपका मंद्र सप्तक के सा से मिलाया जाएगा, यानी कि दूसरा तीसरा तार यहाँ पे सेम है जैसे हम तानपुरे में पढ़ रहे थे। और 4th जो तार है वो अति मंद्र सप्तक के पास से मिलाया जाएगा। 2 बार बिंदु है ना, तो अति मंद्र हो जाएगा, ठीक है। और 5वां जो है आपका मंद्र सप्तक के प से, 6ठा तार जो है आपका सा से, 7वां तार जो है तार सप्तक के सा से। नीचे वाला बिंदु है तो मंद्र सप्तक है,
ऊपर वाला बिंदु है तो तार सप्तक है, कोई बिंदु नहीं है तो मध्य सप्तक का है। ठीक है, ये क्रम याद कर लो, बस एक लाइन याद करो और तुरंत आप पूरा लिख दोगे, और 2 नंबर में तो आना ही आना है, कोई डाउट ही नहीं है। तो सितार में कुल 7 तार होते हैं। पहले तार को मंद्र सप्तक के शुद्ध मध्यम से मिलाते हैं। ठीक है, तो दूसरे तार को मंद्र सप्तक के साथ से मिलाया जाता है। तीसरे तार को मंद्र सप्तक के साथ से मिलाया जाता है। चौथे तार को अति मंद्र सप्तक के प या फिर म से मिलाते हैं। जो चौथा तार है इसको प या फिर म से मिलाया जाता है। पांचवें तार को भी मंद्र सप्तक के प या म से मिलाया जाता है। चौथा अति मंद्र है और पांचवा मंद्र है। छठे को मध्य सप्तक के साथ से मिलाया जाता है और सातवें को जो है तार सप्तक के साथ से मिलाया जाता है। तो ये था हमारा। लास्ट यूनिट पर आगे हैं तो रागमाल को उसका परिचय और उसकी स्वर लिपि नहीं आएगी यहाँ पे। मसीद खानी जो गत है आपको वो करनी है। तो ये राग जो है भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। इस राग में ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं और अन्य स्वर जो है आपके शुद्ध लगते हैं। वर्जित स्वर इस राग में रे और प स्वर जो है आपका वर्जित रहता है, मतलब इस स्वर का प्रयोग जो है राग में नहीं किया जाता है। जाति इस राग की जो जाति है वो ओढ़व ओढ़व है। वादी स्वर जो है इस राग का म है, मतलब सबसे ज्यादा स्वर जो इस राग में प्रयोग किया जाता है वो आपका म है। संवादी स्वर वो होता है जो वादी से कम अन्य स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इस राग का संवादी स्वर सा है। गायन समय इस राग का जो गायन समय है रात्रि का तीसरा पहर है। प्रकृति जो है इस राग की गंभीर प्रकृति है। सम प्रकृतिक यानी कि इससे मिलता जुलता राग जो है चंद्रकोश राग है। अब बारी आती है आरोह अवरोह पकड़ की। अगर आप पहले कर चुके हैं तो वही आप लर्न रखिए, क्योंकि हर बुक में हर जगह आपको अलग अलग मिलेगी, तो कोई भी रोंग नहीं है। आरोह है सा गा मा धा नि सा, सा नि धा मा गा मा गा सा, सा मा मा धा नि धा मा गा सा। क्लियर? तो ये आरोह अवरोह पकड़ है। अब बारी आती है कि मसीद खानी गत जो आपको करनी है। मसीद खानी गत और रजा खानी गत की स्वर लिपि। तो मसीद खानी गत की कोई भी गत आ जाती है, वैसे तो आपको ये बोला जाएगा कि आप कोई भी गत अपनी मर्जी से उसकी स्वर लिपि लिख दीजिए। तो इंस्ट्रूमेंटल वालों के लिए काफ़ी इजी है। तो गामा ग सा सा धानी सा मामा गा गा मा धानी धा मा गा गा सा। और बोल देखिए, दिरदा दिरदारा दा दारा दिरदा दिरदारा दा दारा। ठीक है, तो आगे अंतरा है मामा गा मामा ध नी सा सा नी सा नी ध ध नी मा गा गा सा। और बोल वही आपके दिरदा दिरदारा दा दारा दिरदारा दिरदा दिरदारा दादारा। तो आप देख रहे हो यही ही आपकी लाइन जो नीचे लिखी हुई है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बार बार जो है आ रही थी रिक्वेस्ट, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही इस वीडियो को बनाया गया है। अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है काफ़ी ईजी है और आपका काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट करके आए इस एग्ज़ाम को। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।